नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर घर से जुड़ा है, पेरेंटहुड का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। देखिए, आमतौर पर हमारे समाज में जब घर में नन्ना मेहमान आने वाला होता है तो पूरा फोकस सिर्फ इमोशनल सेलिब्रेशन पर होता है। मिठाइयाँ बंट रही हैं, दुआएं दी जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी खड़ी है ना, उस पर कोई खुलकर बात ही नहीं करता। यही वजह है कि कई नए जोड़े अचानक आने वाले खर्चों को देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं। तो आज हम इसी आर्थिक ढांचे की एक एक परत खोलेंगे ताकि आप भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग कपल है, नई नई शादी हुई है, बढ़िया हनीमून फेस चल रहा है। ऐसे में जब भी फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो पैसों का जिक्र करना ना लोगों को थोड़ा अनरोमांटिक सा लगता है। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि अरे यार, खर्चा वगैरह तो बाद में देख लेंगे, जब होगा तब की तब सोचेंगे, राइट? और सच बताऊं तो यही वो पॉइंट है जहां से सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है। इस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग को टाल देना और सही समय पर पैसों की बात न करना आगे चलकर परिवारों के लिए एक ऐसा संकट खड़ा कर देता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो चलिए पेरेंटहुड के अर्थशास्त्र और इस तुलना करने वाले जाल यानी कंपैरिजन कल्चर ट्रैप को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, आज के दौर में पेरेंट्स पर जो सामाजिक दबाव है ना, वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। चारों तरफ बस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हम बेवजह अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। शानदार बेबी शावर का फोटोशूट चाहिए, डिलीवरी के लिए शहर का सबसे प्रीमियम अस्पताल चाहिए, और फिर बच्चे के थोड़े बड़े होते ही इंटरनेशनल बोर्ड वाले महंगे स्कूलों में एडमिशन की होड़। हर कोई अपने बच्चे को दुनिया की बेस्ट चीजें देना चाहता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही बेस्ट देने की चाहत बिना किसी असली जरूरत के एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक तनाव बन जाती है। सच कहें तो आजकल सबसे अच्छा देने के नाम पर सबसे महंगा चुनने की एक अंधी रेस चल रही है। अब अगर हम आज की इस आधुनिक सोच की तुलना हमारी पिछली पीढ़ी की सच्चाई से करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का किस्सा है। एक मामा जी थे जिन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी। परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात एक करके पढ़ाई की, पार्ट टाइम काम किया, स्कॉलरशिप निकाली और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाया। उनके अंदर वो जो एक जुझारूपन था ना, उसी ने उन्हें असल जिंदगी में सक्सेसफुल बनाया। लेकिन आज हमारी ये जो बच्चे को सब कुछ रेडीमेड और सबसे महंगा देने वाली मानसिकता बन गई है ना, उसने कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर के उस स्ट्रगल, उस जुझारूपन को ही खत्म कर दिया है। और इसका सीधा असर पेरेंट्स पर एक ऐसा फाइनेंशियल बोझ आ गया है जिसके तले वो खुद दबते जा रहे हैं। तो आइए इस पूरे आर्थिक सफर की मैपिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से पहले की सच्चाई, यानी प्री बर्थ रियलिटीज की। क्या आपने कभी सोचा है कि खर्चों की शुरुआत आखिर होती कहां से है? अगर हम एक नॉर्मल अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो उसका एक बेसिक अनुमानित खर्च ही लगभग 80,000 रुपए से शुरू होता है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक बेसिक आंकड़ा है। इसमें अस्पताल का कमरा, डॉक्टर की फीस और बेसिक दवाइयां शामिल हैं। ये कोई फाइनल बिल नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। एक तरह से समझिए कि मीटर यहीं से चालू हो जाता है। और ये आंकड़ा तो तब है जब सब कुछ नॉर्मल हो। असली टेंशन तब शुरू होती है जब कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाए। देखिए, सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी आज के समय में कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये एक मेडिकल जरूरत होती है, और जैसे ही ये होता है, खर्च तुरंत बढ़कर 1.5 लाख रुपए या उससे भी पार चला जाता है। और अगर किसी कपल को आईवीएफ या आईवीएफ जैसी तकनीक का सहारा लेना पड़े, तब तो ये खर्चा कई गुना ऊपर चला जाता है। यही अनिश्चितता असल में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब अगर हम डिलीवरी के खर्च में गर्भावस्था के उन पूरे 9 महीनों के खर्चे भी जोड़ दें, जैसे कि स्पेशल डाइट प्लान, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, सप्लीमेंट्स और फिर वो बेबी शावर वाले इवेंट्स, तो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कुल खर्च आराम से 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है। जरा सोचिए, प्रेगनेंसी के दौरान पैसों का स्ट्रेस माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए समय रहते एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना सिर्फ कोई चॉइस नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी मेडिकल रिक्वायरमेंट है। चलिए, जन्म से पहले की तो बात हो गई। अब इस आर्थिक सफर के उस हिस्से की मैपिंग करते हैं जो जीवन भर चलता है, यानी द लाइफ लॉन्ग कॉस्ट्स। सच कहूं तो बच्चे के जन्म के बाद ही असली फाइनेंशियल मैराथन शुरू होती है। शुरुआत के 0 से 7 साल तक वैक्सीनेशन, डे केयर और प्री स्कूल के मोटे खर्चे सामने आते हैं। फिर जब बच्चा 8 से 15 साल का होता है तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की फीस में एकदम से भारी उछाल आता है, जो सालाना 1.5 लाख या उससे भी ऊपर जा सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा पड़ाव,
16 से 22 साल की उम्र, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी अच्छी हायर एजुकेशन के लिए सीधा लाखों रुपयों की जरूरत पड़ती है। यहां हमें एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी शिक्षा की महंगाई को जरूर समझना चाहिए। ये हमारी रोजमर्रा की महंगाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो जो डिग्री आज 10 लाख की है ना, 15 साल बाद उसी के लिए आपको आराम से 30-40 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े और लगातार बढ़ते खर्चों को अचानक से कैसे मैनेज किया जाए। एक आम इंसान के लिए यह लगभग नामुमकिन है, और यहीं पर काम आते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP और डेडिकेटेड एजुकेशन फंड्स। ये एक तरह के फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हैं। इसके पीछे का सीक्रेट है कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप शुरुआत में एक छोटी सी रकम भी हर महीने निवेश करना शुरू करते हैं ना, तो समय के साथ वो जुड़कर एक इतना बड़ा फंड बन जाता है कि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की आर्थिक हताशा का सामना नहीं करना पड़ता। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, रिटायरमेंट की सच्चाई और हमारी बदलती प्राथमिकताएं। सोर्स मटेरियल में दो माताओं के बीच की एक बहुत ही गहरी और आंखें खोलने वाली बातचीत दी गई है। पहली माँ बहुत ही गिल्ट में आकर बताती है कि उसने अपने बच्चे को एजुकेशन लोन के बोझ से बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स, सारे इन्वेस्टमेंट्स तोड़ दिए। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। लेकिन तभी दूसरी माँ ने उसे एक बहुत ही कड़वा पर सच्चा आईना दिखाया। उसने कहा कि अपने खुद के रिटायरमेंट फंड को दांव पर लगाकर पहली माँ ने असल में अपने ही बच्चे पर भविष्य का एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। क्योंकि जरा सोचिए, बुढ़ापे में जब उस माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी बच्चे पर तो आएगी ना। इसीलिए सबसे सही अप्रोच यही है कि आप अपने रिटायरमेंट फंड को बिल्कुल सुरक्षित रखें और जरूरत पड़े तो एजुकेशन के लिए जो लोन उपलब्ध हैं उनका समझदारी से इस्तेमाल करें। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या रिटायरमेंट के लिए कोई लोन मिलता है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन के लिए तो कोई भी बैंक लोन दे देगा, लेकिन बुढ़ापे में आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए, आपकी दवाइयों के लिए दुनिया का कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि बच्चों को बिना लोन वाली शिक्षा देने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने खुद के रिटायरमेंट को प्रायोरिटी देना। याद रखिए, अपना भविष्य सुरक्षित करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है, तो चलिए पेरेंट्स के लिए स्मार्ट प्लानिंग और भविष्य के लिए कुछ ठोस कदमों पर बात करते हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स बहुत ही सीधे और साफ हैं। पहला स्टेप, शादी के तुरंत बाद ही पैसों और आर्थिक लक्ष्यों पर खुलकर बात कीजिए। बच्चा होने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा स्टेप, भविष्य के लिए एक मजबूत फंड बनाने के लिए बिना देरी के अपनी SIP शुरू कर दीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, समाज क्या कहेगा इस दबाव में आकर दिखावे पर खर्च करने के बजाय अपने रिटायरमेंट फंड को सबसे ऊपर रखिए। यकीन मानिए, ये पूरी प्लानिंग एक बहुत ही शांत और लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि रातों रात लिया गया कोई फैसला। प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि किन गलतियों से बचना है। सोर्स में एक दोस्त का बहुत ही रिलेटेबल किस्सा है। उसने भी यही कहा था कि अरे बच्चा होने के बाद सोचेंगे ना। और फिर क्या हुआ? जैसे ही बच्चा हुआ, रातों की नींद गायब, डायपर और डे केयर के बिल्स ने पूरा बजट हिला दिया, और देखते ही देखते वो समय निकल गया जब निवेश शुरू करना सबसे सही होता। तो बच्चा होने तक का इंतजार करना, SIP शुरू ना करना, रिटायरमेंट फंड को पूरी तरह इग्नोर कर देना और ये गलतफहमी पाल लेना कि सिर्फ महंगे स्कूल ही बच्चे के करियर की गारंटी हैं, ये वो आम जाल हैं जिनमें फंसकर परिवार बड़े आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं। इन ट्रैप से हमें हर हाल में बचना है। इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद मुझे लगता है कि आज के दौर में सफल पेरेंटिंग की परिभाषा को ही दोबारा तय करने की सख्त जरूरत है। एक अच्छा और सफल माता पिता होने का मतलब सिर्फ महंगे गैजेट्स खरीद कर देना या सबसे आलीशान स्कूलों में पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। असल सक्सेस तो एक स्मार्ट और सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्लानिंग को लागू करने में है। एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जिससे आपके बच्चे का भविष्य भी संवर जाए और कल को आपका अपना बुढ़ापा भी सुकून से बीते। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ के जा रहे हैं। क्या बच्चों को अपना बेस्ट देने का मतलब सच में उन पर सबसे ज्यादा पैसा बहाना है, या फिर इसका असली मतलब एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और दूरदर्शी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपको अपने भविष्य को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। इस जरूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए